हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो, हम इस छोटे से वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम जैविक घटकों के बारे में समझेंगे, स्थलीय पारितंत्र के बारे में समझेंगे, वहीं आपके अजैविक घटकों के बारे में समझेंगे, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, हम इसके बारे में भी समझेंगे। तो देखो, मेरा मानना ये है कि आप कम पढ़ें, लेकिन ऐसा पढ़ें कि जो आपको अच्छे से समझ में आए। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को एमपी टेट और सी टेट और जो भी सरकारी एग्ज़ाम हैं, जिसमें आपके जैसे कोई और सरकारी एग्ज़ाम जैसे पुलिस है, एसआई है, पीएससी, उसमें कम सवाल आते हैं एनवायरनमेंट के, लेकिन जो टीचिंग फील्ड है उसमें आपके बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं एनवायरनमेंट के, लगभग 30 सवाल आते हैं। तो इसीलिए ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो टीचर को पर्पज़ में ध्यान रखते हुए बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, आपको ज़ीरो कन्फ्यूजन रहेगा हर चीज़ में। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए, वहीं आपके सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये पारिस्थितिकी और पारितंत्र, यानी देखो, पारिस्थितिकी को बोलते हैं इकोलॉजी और पारितंत्र को बोलते हैं इकोसिस्टम। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इसमें जो परिभाषा लिखी है कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों के आपसी एवं उनके अपने भौतिक वातावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखो, इसमें एक चीज़ लिखी है कि समस्त जीव का मतलब ये है कि धरती के समस्त जीव। मान के चलो ये आपकी धरती है, तो इस धरती के समस्त जीव, जो सजीव प्रजाति है, और दूसरी आपके सजीव मतलब जैविक घटक, और दूसरी है आपके निर्जीव यानी अजैविक घटक। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर संबंध है, इन दोनों का जो बैलेंस जिस तरीके से चल रहा है, उसको बोलेंगे पारिस्थितिकी। ठीक है, तो पारिस्थितिकी समझ में आई। पारिस्थितिकी में आपके संपूर्ण धरती के जैविक और अजैविक घटक दोनों ही आ जाते हैं, उन दोनों का संबंध किस तरीके से चल रहा है। वहीं आपके पारितंत्र में क्या होता है, ये किसी जैविक समुदाय व अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे मैंने पारिस्थितिकी में बताया कि संपूर्ण धरती के जैविक और अजैविक के मध्य जो संबंध है वह पारिस्थितिकी में आ जाता है, यानी सजीव और निर्जीव के मध्य। वहीं आपके जो इकोसिस्टम होता है, इसमें आपके किसी स्पेसिफिक को देखते हैं। जैसे मान के चलो, नदी का जो इकोसिस्टम है, पारितंत्र को मैं यहाँ इकोसिस्टम ही कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? इकोसिस्टम। जैसे नदी का जो पारितंत्र है वो एक अलग इकोसिस्टम है, झील का एक अलग इकोसिस्टम है, यानी वहाँ जो झील में जीव रह रहे हैं और वहाँ का जो अजैविक घटक हैं उनके मध्य किस तरीके से बैलेंस चल रहा है, इस चीज़ को कहते हैं हम इकोसिस्टम। वहीं पारिस्थितिकी आपको पता, ये संपूर्ण धरती को ले लेते हैं, और इकोसिस्टम में हम किसी स्पेसिफिक को लेते हैं, या वो नदी हो सकती है, झील हो सकती है, तालाब हो सकता है, उसके जो जीवित जीव और जो आपके वहाँ के जो अजैविक घटक है, उन दोनों के बीच अंतर संबंधों को देखते हैं। तो वहाँ आपके क्या कहलाता है? वह कहलाता है पारितंत्र, यानी पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखो, पारिस्थितिकी के बारे में आपको कुछ चीज़ें यहाँ भी पढ़ने को मिल रही हैं कि जैसे समस्त जीवों के आपसी एवं उनके अपने भौतिक वातावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। देखो, इसमें एक चीज़ लिखी होती है समस्त। ठीक है, तो समस्त में तो धरती के समस्त आ जाते हैं। ठीक है, चाहे भले वो पादप हो, जंतु हैं, ये देखो सजीव की श्रेणी में आते हैं, ये सजीव, जंतु, सूक्ष्मजीव और ये भौतिक वातावरण। ठीक है, वहीं आपको ये पता होना चाहिए कि जो पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? वो किया था अर्नेस्ट हैकल ने। कब किया था? 1869 में किया था। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। अर्नेस्ट हैकल के अनुसार जीवधारी के कार्बनिक एवं अकार्बनिक वातावरण तथा उनके पारस्परिक संबंधों को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो वही है, मेन परिभाषा क्या है? धरती के समस्त जैविक और अजैविक के मध्य संबंध। वहीं आपके इकोसिस्टम क्या कहलाता है? तो इकोसिस्टम कहेंगे हम किसे? इकोसिस्टम यहाँ कहा जा रहा है, देखो, इकोसिस्टम का मतलब मैंने बता ही दिया है, कोई स्पेसिफिक, यानी जैसे ये जैविक घटक और ये अजैविक घटक। लेकिन ये जैविक घटक आपके किस लेवल के हैं? जैसे मान के चलो, वो महासागर भी हो सकता है इकोसिस्टम, या फिर कोई झील भी हो सकता है, समुद्र भी हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इकोसिस्टम जो शब्द का प्रयोग है वो किसने किया था? 1935 में एजी टांसले ने किया था। वहीं आपको देखो, इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए आगे वाली स्लाइड में मैंने कुछ उदाहरण पेश किए हैं, तो उनको देखते हैं अभी।
जैसे मान के चलो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र? तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे देखो समुद्र का एक अलग इकोसिस्टम होता है, झील का एक अलग इकोसिस्टम होता है, नदी का अलग से इकोसिस्टम है, तालाब का अलग इकोसिस्टम है। तो इस तरीके से सारे इकोसिस्टम होते हैं। तो देखो इकोसिस्टम किसी स्पेसिफिक का हो गया और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी संपूर्ण धरती के हो गए। तो जल से संबंधित कुछ फैक्ट हैं वो आपको पता होना चाहिए। जलीय पारितंत्र क्या होता है यानी जलीय इकोसिस्टम क्या है? तो देखो जलीय इकोसिस्टम आपके समुद्र का भी हो सकता है, झीलों का भी हो सकता है, नदियों का, तालाबों का नाम भूमियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जलीय पारितंत्र। वहीं आपको ये पता होना चाहिए पृथ्वी पर आपके जल कितना % है? तो वो है 71%। समुद्र की औसत गहराई कितनी है? तो 3750 मीटर है। समुद्र की लवणता कितनी है? तो वो है आपके 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल। इसका मतलब यह है कि समुद्र की जो लवणता है जो लवण के जो कण हैं यानी 1000 प्रति 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम जल लोगे या 1 लीटर जल लोगे तो उसमें आपके 35 ग्राम आपके क्या मिलेगी? समुद्र की लवणता मिलेगी यानी समुद्र का खारापन मिलेगा। वहीं आप इसमें ये देख सकते हैं कि जैसे समुद्री पारितंत्र को देखेंगे तो उसमें आपके लवणीय जल ज़्यादा मिलेगा, उच्च जैव विविधता मिलेगी क्योंकि समुद्र में विभिन्न प्रकार की जीव जंतु पाए जाते हैं, प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, प्लवक पाए जाते हैं, बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं, समुद्री शैवाल आदि पाए जाते हैं। वहीं आपके झीलों में देखा जाए तो झील का पानी देखो कैसा होता है? मीठा जल होता है, गहराई स्थिर या कम बदलती यानी ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। इसमें आपके शैवाल, कवक, पौधे, मछलियाँ, मेंढक आदि पाए जाते हैं। वहीं आपके नदी में देखा जाए तो नदी का मीठा जल होता है, निरंतर प्रवाह करता है तो इसलिए में बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं, ऑक्सीजन की इसमें अधिक मात्रा होती है, मछलियाँ, कछुए, जलीय कीड़े, पौधे आदि इसमें पाए जाते हैं। वहीं आपके तालाब में देखा जाए तो तालाब का एक उथला जल होता है, इसमें आपके जलकुंभी, कमल, शैवाल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं आपके नम भूमि पारितंत्र यानी वेटलैंड को देखें तो वे क्षेत्र जहां स्थायी या मौसमी रूप से उपस्थित रहते हैं, जैसे दलदली क्षेत्रों में आपके वेटलैंड मिलेंगे जहां आपकी जैव विविधता अत्यधिक पाई जाती है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जल पक्षी, उभयचर, जलीय पौधे और मछलियां आदि इसमें पाए जाते हैं। वहीं आपको जलीय पारितंत्र का महत्व क्यों है? तो जलवायु संतुलन को बनाए रखता है, ऑक्सीजन का उत्पादन और जैव विविधता का संरक्षण करता है। वहीं आपके जलीय पारितंत्र के प्रमुख जीवों के बारे में आपको जानना चाहिए तो प्लवक एक जलीय पारितंत्र का ही हिस्सा है, शैवाल भी पाए जाते हैं जल में, मछलियाँ भी पाई जाती हैं, कछुए भी पाए जाते हैं, मोलस्का पाए जाते हैं, जल पक्षी पाए जाते हैं, यानी बहुत सारे जीव आपके जलीय इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट बारी है हमारी जैविक और अजैविक घटकों की समझने की। तो ये जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो देखो अजैविक घटक का मतलब होता है कि धरती के वे पदार्थ जो निर्जीव हैं, कैसे हैं? निर्जीव। और जैविक घटक का मतलब होता है जो सजीव हैं। सजीव का मतलब ये है कि जो वृद्धि करते हैं और निर्जीव का मतलब जो वृद्धि नहीं करते हैं। तो अजैविक घटक में हम क्या ले सकते हैं? जैसे कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक पदार्थ में जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, यूरिया है और ह्यूमस है। आपको पता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन आपके कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। और वहीं आपके कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो प्रोटीन में क्या होता है? ये नाइट्रोजन अलग से जुड़ जाता है। तो देखो तो ये अजैविक घटक हैं क्योंकि ये निर्जीव की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो सजीव की श्रेणी में आते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनके बिना वो जीवित नहीं रह सकते। तो देखो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, यूरिया, ह्यूमस, ये सब कैसे हैं? कार्बनिक पदार्थ है। ह्यूमस क्या होता है? किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो आपके काफ़ी उपजाऊ होता है और जो फसलों में भी काम आता है, उस मटेरियल को कहते हैं ह्यूमस, जो कि कार्बनिक पदार्थों के वेस्टेज से बनता है। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में जितने भी हमारे तत्व हैं जैसे फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देखो बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये कैसे हैं? आपके अजैविक घटकों में आते हैं, वो भी अकार्बनिक पदार्थ में। अकार्बनिक का मतलब होता है कि इन पदार्थों में कार्बन नहीं होता है, ये शुद्ध तत्वों से मिलकर, शुद्ध परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कार्बनिक में क्या है? देखो यहाँ भी कार्बन है, प्रोटीन में भी आपको कार्बन मिलेगा, वहीं आपके कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं इसमें शुद्ध जैसे पोटेशियम है, ये
तो पोटेशियम के ही उसमें परमाणु मिलेंगे, कैल्शियम है तो कैल्शियम के ही मिलेंगे। इसके तरीके से नहीं मिलेंगे, जैसे प्रोटीन में कार्बन के भी मिलेंगे, हाइड्रोजन के भी मिलेंगे, ऑक्सीजन के भी मिलेंगे और नाइट्रोजन के भी मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा अजैविक घटक है वो है भौतिक या जलवायु कारक, जिनमें जैसे ताप है, प्रकाश है, जल है, वायु है, वर्षा, ये सब कैसे हैं हमारे भौतिक या जलवायु कारक है। वहीं जैविक घटकों में देखा जाए तो समस्त पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव यानी जो सजीव प्रजातियां हैं वो सब आ जाती हैं। वहीं जैविक घटकों के भी आपके 3 प्रकार हैं। कौन से? उत्पादक, जैसे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। वहीं आपके उत्पादक, भोजन तो बन गया, अब इनको खाने वाले कौन होते हैं? उपभोक्ता। और उपभोक्ता जब खत्म हो जाते हैं तो उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करते हैं? अपघटक। तो अपघटक क्या करते हैं? जब ये उपभोक्ता खत्म हो जाते हैं तो उनको आपकी धरती में मिलाने का काम करते हैं। इसीलिए अपघटक को क्या कहते हैं हम? प्रकृति का अपमार्जक भी कहते हैं। वहीं इन तीनों को अच्छे से समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, तो अभी हमने 3 चीज़ों के बारे में जाना। उत्पादक जो कि प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे जो पौधा होता है वो आपके ये बड़ा है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसकी पत्तियों में क्या है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। उस क्लोरोफिल के कारण सूर्य की उपस्थिति में ये अपना भोजन बना लेते हैं CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड से। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ ये अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन पौधों को क्या करते हैं? स्वयं भोजन बनाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? फिर स्वपोषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो आपको पता होना चाहिए। CO2 + H2O प्रकाश ऊर्जा, और यहाँ आपके जो ये पत्ता होता है इसमें क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। तो क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश में आपके ये ग्लूकोज बन जाता है जो इस पौधे का भोजन होता है और ऊर्जा का ये काम करता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। एग्जाम में कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो वो ये जल के विखंडन से निकलती है। अब चलो ठीक है, हमने उत्पादक तो जान लिए कि यानी धरती पे खाना बन चुका है, यानी पेड़ ने खाना बन चुका है पेड़ में। अब इसको खाएंगे कौन? तो इसको खाएंगे आपके प्राथमिक उपभोक्ता। ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होती हैं ये कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं, यानी ये पत्ते, घास, चारा वगैरह इसको खा लेते हैं, यानी शाकाहारी। ये लोग मांस नहीं खाते। जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ये अपने भोजन के लिए आपके प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड करते हैं, यानी ये कैसे होते हैं? ये आपके मांसाहारी होंगे। ठीक है, यानी जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो खाएंगे किसको? प्राथमिक उपभोक्ताओं को, यानी इनको। तो इनको कौन खा जाएंगे? ये द्वितीयक उपभोक्ता, यानी प्रॉपर मांसाहारी होते हैं। वहीं जो तृतीयक उपभोक्ता होता है तो तृतीयक उपभोक्ता आपके प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा लेंगे और द्वितीयक उपभोक्ताओं को खा लेंगे। ये दोनों को खाने की क्षमता रखते हैं। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य देखो बकरी को भी खा जाता है और आपके पादप वगैरह सबको खा जाता है। ठीक है, तो मनुष्य आपके तृतीय श्रेणी में आएंगे, जो आपके प्राथमिक, द्वितीयक उपभोक्ता और उत्पादक सबको खाते हैं। तो ये किस में आएंगे? तृतीयक उपभोक्ता में। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि ये शेर कैसे इसमें आ गया। तो मेनली क्या है, इसमें जो परिभाषा में ये शामिल किया गया है जो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं। तो शेर तो आपके इन दोनों को खाता है, बकरी को भी खा जाएगा, वहीं आपके इधर लोमड़ी को भी खा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए शेर को यहाँ शामिल किया गया। वहीं मनुष्य भी आपके इस श्रेणी के भी खा जाएगा, इस श्रेणी के भी खा जाएगा और यहाँ भी खा जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बाज होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं आपके नेक्स्ट है अपघटक। तो देखो, उत्पादक ये हो गए उपभोक्ता के 3 प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और जो नेक्स्ट है वो है हमारा अपघटक। जब ये मर जाते हैं सारे उपभोक्ता तो इनमें आपके जो कीड़े पड़ जाते हैं या फिर जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा ये सड़गल जाते हैं, धरती में मिल जाते हैं। तो ये किन का काम होता है? अपघटकों का काम होता है। ठीक है, अपघटकों में क्या क्या आते हैं? जीवाणु आते हैं और कवक आते हैं। जो जितने भी पोषक तत्व हैं इनमें जो मरने के बाद जो बचते हैं उनको वापस से धरती में मिला देते हैं। धरती में मिलने के कारण वो आपके पेड़ पौधों के थ्रू फिर से इसी साइकिल का पार्ट बन जाते हैं।
आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपघटक को प्रकृति का अपमार्जक भी कहते हैं। जैसे साबुन को अपमार्जक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मैल को साफ करता है। उसी प्रकार से जो अपघटक होते हैं वो हमारी प्रकृति की गंदगी को साफ करते हैं, इसीलिए इसे प्रकृति का अपमार्जक भी कहते हैं। वहीं आपके नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है स्थलीय पारितंत्र। अब देखो स्थलीय पारितंत्र क्या होता है। तो देखो पारिस्थितिकी तंत्र मैंने आपको बता ही दिया है, इकोसिस्टम। अब देखो स्थल पे जो इकोसिस्टम जगह जगह, जैसे आपके वनों वाला इकोसिस्टम अलग है, वहीं घास वाला इकोसिस्टम अलग है, टुंड्रा वनस्पति वाला अलग इकोसिस्टम है और मरुस्थल वाला अलग इकोसिस्टम मिलेगा। अब इनमें थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो वन पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये देखो, वन पारिस्थितिकी तंत्र हेतु तापमान, आर्द्रता एवं मृदा अनिवार्य है। यानी ताप भी चाहिए, पानी भी चाहिए और मिट्टी भी चाहिए। इनके बिना तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ताप से अपना भोजन बनाएंगे, आर्द्रता से आपके ठंडक और ऑक्सीजन ये बनाएंगे। उसके बाद आपके मृदा, मिट्टी में उगेंगे। जलवायु और मृदा का स्वरूप यह निर्धारित करता है कि वनस्पति का वितरण किस प्रकार होगा। यानी किसी स्थान की जैसी जलवायु का मतलब यह है वहाँ की जल और हवा, यानी पानी और हवा वहाँ का जैसा होगा उसी तरीके से ये फल भी अपना व्यवहार करेंगे। इस आधार पर इनको निम्न वर्गों में बांटा जाता है। जैसे विषुवतीय वन, जो विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं धरती पे, वो है विषुवतीय वन। वहीं आपके मानसूनी वन, जहाँ मानसून ज़्यादा आता है वहाँ मानसूनी वन मिलेंगे। वहीं शीतोष्ण वन मिलेंगे और टैगा वन मिलेंगे। जब धरती के आपके ठंडे क्षेत्रों में जाओगे तो वहाँ आपके टैगा वन मिलेंगे। वहीं आपके जो घास पारितंत्र होता है, यानी घास का जो इकोसिस्टम होता है, वो देखिए कि घास पारितंत्र में वृक्षहीन शाखीय पौधे पाए जाते हैं। यानी उसमें वृक्ष ज़्यादा नहीं पाए जाते, प्रॉपर घास पाया जाता है। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं, देखो प्रॉपर आपके ये घास हैं। यहाँ वर्षा सामान्यतः 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक एवं तापमान माध्य होता है। घास पारितंत्र को सवाना पारितंत्र भी कहते हैं, क्योंकि सवाना घास के मैदान आपने नाम सुना होगा। इनमें झाड़ियों के साथ साथ छोटे पृथ्वी पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे ये वाले पौधे पाए जाते हैं। वहीं आपके टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र देखें तो टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार कहाँ मिलेगा? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड, यूरोप व रूस के साइबेरिया, यानी जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ आपके कौन पाए जाएंगे? टुंड्रा, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। तो टुंड्रा प्रदेशों में जो पाई जाने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं वो कौन सी होती है? मॉस, लाइकेन और वर्च ये वनस्पतियाँ पाई जाती है। आपसे उदाहरण के रूप में पूछा जा सकता है कि जो लाइकेन जो वनस्पति है वो कौन से पारिस्थितिकी का हिस्सा है? तो उसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको, वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास पारिस्थितिकी तंत्र या फिर विषुवतीय वन। तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है? टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो लाइकेन आपको पता है वायु प्रदूषण का संकेतक भी होता है। वहीं आपके नेक्स्ट है आपके मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, यानी मरुस्थल से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जहां औसत वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से कम तथा वाष्पन की दर उच्च होती है। अधिकांश मरुभूमि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश पर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। देखो जितने भी महाद्वीप हैं, चाहे भले वो अफ्रीका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो एशिया हो या फिर यूरोप हो, उनका जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में 10 डिग्री से 30 डिग्री के अक्षांश के मध्य आपके ये मरुस्थल पाए जाते हैं। अब देखो ये मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, इसके लिए जो रीज़न है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा कि ये इसी बीच में मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं। वो जल धाराओं के कारण ये सब होता है, क्योंकि वो वृष्टि छाया क्षेत्र में चले जाते हैं। वो क्षेत्र जहाँ का दैनिक तापांतरण अपेक्षाकृत अधिक होता है। तापांतरण का मतलब यह है कि रात बहुत ठंडी और दिन बहुत गर्म, तो इन दोनों में जो अंतर आता है उसको बोलते हैं दैनिक तापांतरण। मरुस्थलीय पारितंत्र में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं? तो कैक्टस के पौधे मिलेंगे, बबूल का पेड़ मिलेगा, नागफनी का पौधा मिलेगा। वहीं आपके कांटेदार वनस्पतियाँ प्रायः देखने को मिलती हैं। तो ये आपके मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र था। वहीं आपके नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है? नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ नहीं है। तो इसी के साथ हमने बहुत सारी चीज़ों को इसमें समझने की कोशिश करी, जिनमें हमने पारिस्थितिकी को समझा, पारिस्थितिकी तंत्र को समझा, स्थलीय पारितंत्र को समझा और पारिस्थितिकी तंत्र के घटक यानी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों को समझा। वहीं उपभोक्ताओं के तीनों प्रकार यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इसको भी समझा। वहीं आपके
इससे पहले जो समझा हमने अजैविक घटक और जैविक घटकों के बारे में समझा, अच्छे से डीप एनालिसिस किया कि ये होते क्या है, कार्बनिक पदार्थ के बारे में समझा, अकार्बनिक पदार्थ के बारे में समझा, भौतिक या जलवायु कारक के बारे में समझा, वहीं आपके जैविक घटकों के बारे में समझा, और ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट, इससे पहले हमने क्या समझा, तो इससे पहले हमने समझा है आपकी जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। मैंने आपको इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में बताया कि इकोसिस्टम क्या है और इकोलॉजी क्या है, ठीक है, तो ये भी आप समझ चुके हैं। वहीं आपके नेक्स्ट पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र, तो इसके साथ ही हमने ये बहुत सारी जानकारी को कवर किया। तो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ये चैप्टर 2 चल रहा है हमारा पर्यावरण का, जो एमपीटेट और सीटेट और जितने भी आपके टेट एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपके बहुत ज़रूरी हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें ये चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।